आज एक बहुत शानदार वैकेंसी के बारे में आपको डिटेलिंग देने आया हूं। ये नौकरी है बीएसएफ के अंदर हेड कांस्टेबल बनने के लिए। और जो बच्चे कहते हैं ना कि 12th साइंस साइड से करने का कुछ फायदा भी होता है क्या कंपटीशन में, जी हाँ, पहली लाइन में ये जवाब दे रहा हूं कि जिन बच्चों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से अपना 12th किया है, सिर्फ उन्हीं के काम का ये वीडियो है, क्योंकि उन्हीं को एक एक्स्ट्रा मौका मिलने जा रहा है। और ये इतनी शानदार नौकरी है कि आप ये समझते होंगे ना कि बीएसएफ में जैसे सिपाही बंदूक तान करके और वो चक्कर लगाता रहता है, हालांकि वो भी देश रक्षा में है, और ये नौकरी आपकी उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। अगर आप ये देखते हैं कि देश रक्षा में भी आपका सहयोग हो, तो बीएसएफ तो सबसे आगे खड़ी होती है ना भाई। और दूसरा कि हमें कुछ ऐसी भी नौकरी मिले कि थोड़ा सा सम्मान भी जिसमें हो। जी हाँ, बिल्कुल वही सम्मान देने वाली ये नौकरी है, रेडियो ऑपरेटर की ये नौकरी है। तो अगर हम देखेंगे कि भाई ये क्या इस तरह का काम होता है, तो इस पे फील्ड ऑफिशियल सब तरह का काम है। तो आप ये 1121 पोस्ट है, इनके बारे में मैं बातें करने जा रहा हूं। ये किसके लिए बड़ी काम की नौकरी है, मैं वो भी बातें करूंगा। और नौकरी शानदार है, ये मैंने थंबनेल पे भी लिख दिया था, क्योंकि ये वाकई शानदार है, इसलिए आपको इसकी जानकारी देने आया हूं, ताकि जो लोग एलिजिबल हैं वो इस मौके से ना चूकें, है ना। चलो, कि कितनी वैकेंसीज कहां है, किस कैटेगरी वाइज बता दीजिए। तो ये एक्स सर्विसमैन और ये सब इन्होंने दे रखी है। रिमेनिंग ये टोटल जो वैकेंसीज इन्होंने बनाई है वो ये है। इसमें डिपार्टमेंटल वैकेंसीज को देख लीजिए, और ये 500 कुछ ये हैं, और बाकी रिमेनिंग को मिलाकर के ये टोटल वैकेंसीज को अगर जोड़ेंगे तो ये टोटल 910 बन जाती हैं। ये HCRO की वैकेंसीज हैं, और एक RM की वैकेंसीज हैं। तो RM की जो वैकेंसीज हैं वो थोड़ी सी कम है उसके मुकाबले। तो ये कितनी कितनी है ये देख लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा एक फर्क भी है दोनों में, RO और RM बनने में क्या फर्क है, कौन सी नौकरी अच्छी है वो आगे आप समझेंगे, ठीक है। तो हमने एक ऐसा बनाया एक प्रोसीजर कि PST PET पहले क्वालिफाइड आप होगे, तब CBT में जाओगे। CBT से आप तीसरा फेज में DV या डिक्टेशन या टेस्ट ये आप जाओगे, और फिर DMR यानी डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, DME है, DMR नहीं है, और री मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो यहां पर इसके ये कहते हैं थर्ड फेज के लिए हम 6 गुने से ज्यादा बच्चे पास नहीं, 6 गुने पास कर रहे हैं, ठीक है। जितनी वैकेंसी उससे 6 गुने यहां तक जाते हैं, इस स्टेज तक। ये कहां लिखा है, ये लिखा है नोटिफिकेशन में, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। इससे पहले आप ये देखो कि सर सैलरी कितनी बनती है इस नौकरी में। सब कुछ ठीक है, पर सैलरी भी तो एक मोटिवेशन है। गरीब बच्चे का तो भाई, मिडिल क्लास बच्चे का तो सैलरी मोटिवेशन होता है। एक तो भाई ये बीएसएफ की नौकरी, सबसे ज्यादा सैलरी बीएसएफ में बनती है, पैरामिलिट्री फोर्सेज में, क्योंकि इनको ऐसी जगहों पर रहना पड़ता है। तो अगर मैं सिपाही की भी देखूं तो बीएसएफ में कई जगह ऐसी हैं, सिपाही की भी सैलरी 50,000 क्रॉस करती है, कई जगह, ठीक है। और नॉर्मल जगह भी 40-45 हजार हर जगह सिपाही की जाती है। उससे ये कम से कम 8 से 10 हजार रुपए ज्यादा जाएगी। फिर टेक्निकल अलाउंस मिलेगा वो अलग। तो मैं ये मानता हूं कि बहुत जगह ऐसा होगा कि आपकी 60,000 सैलरी कई जगहों पे बनेगी, 50,000 प्लस हर जगह बनेगी। ये हर जगह है, इतनी तो बननी ही बननी है, चाहे आप कहीं भी रहो। और ये कुछ जगहों पे 60,000 प्लस भी बनेगी। तो एक अच्छी सैलरी है। अगर 12th का बच्चा साइंस साइड करके अभी निकला हो, जिसने अभी अभी एग्जाम दिए हैं, जिसने मान लो 4-5 साल हो गए, उसके लिए मुश्किल है, क्योंकि वो ऑलरेडी 11-12 में अर्थमेटिक करने लगा है, कंपटीशन में आ चुका है। लेकिन जो अभी अभी निकला है 12th करके, उसके लिए गोल्डन चांस होती है भर्ती। वो बहुत ही आसानी से इसको निकाल पाता है, क्योंकि अभी वो फिजिक्स पढ़ के आया, अभी केमिस्ट्री, अभी जो है मैथ्स, तो उसके लिए बहुत आसानी से मतलब नौकरी निकल जाती है, ठीक है। और सोचो 18-19 साल का, 20 साल का लड़का अगर सीधा 60,000 सैलरी, 50,000 पाएगा और एक सम्मान की पोस्ट पाएगा, तो वो वर्दी, रॉब, ये सब तो रहेगा ही। खैर भाई, सेवा में हो, एक थोड़ा सा जुनून भी रहता है, और जुनून वाले लोग जाते हैं मुझे लगता है ना, इन फोर्सेज में। तो एज लिमिट क्या है सर, 18 साल मिनिमम एज चाहिए, ठीक है। तो 18 से 25 साल यूआर जनरल के लिए, 18 से 28 किसके लिए, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है। SC/ST में आते हो 18 से 30 साल तक के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो ये छूट की क्लैरिटी दी है इन्होंने। नेक्स्ट, अगर हम देखें एकेडमिक क्वालिफिकेशन, इस फॉर्म को भर कौन सकते हैं लोग, तो भाई 12th स्टैंडर्ड। मैं इस पे वीडियो इसलिए बना रहा हूं, हालांकि डिफेंस चैनल पे धर्मेंद्र सर इसको ऑलरेडी बना चुके हैं। मैं इसलिए बना रहा हूं कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो थोड़ा सा कंपटीशन से डरते हैं, साइंस साइड से किए बैठे हैं, उनको किस तरफ, और हमें 11-12 के सब्जेक्ट आते हैं। अब ये कंपटीशन वाले हमारे पल्ले ज्यादा नहीं पड़ते, पर ये जो है 11-12 के मेरे ठीक थे, मैं पढ़ने में ठीक रहा हूं, तो उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। कोई ये कहे 3 साल हो गए मेरे को छोड़े हुए, तो भाई थोड़ा मुश्किल है आपके लिए। फिर मत आप इधर से डाइवर्ट होना, फिर आप जिस तैयारी में लगे हो कंपटीशन की, में उसी में लगे रहना। तो भाई यहां पर आपको गलत गाइड नहीं कर सकता, ठीक है। चलो, तो यहां देखो 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये कह रहा है खुद PCM से होने चाहिए। और PCM में भी एक कंडीशन लगा दी कि देखिए आपके जो है उसमें जरूरी नहीं है कि आप जो है ओवरऑल आपके 60% हो, नहीं, जरूरत नहीं है, लेकिन PCM में आपके 60% होने जरूरी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में। तो तभी आप अपने आप को एलिजिबल समझना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के मार्क्स जोड़ो। जैसे मान लीजिए आपको फिजिक्स में मिले 70, मैथ्स में मिले 50, और फिर केमिस्ट्री में भी 70 मिल गए, तो हमने देखा कि भैया क्या PCM में 60% बन गए? बिल्कुल बन गए। कैसे बन गए? 7-7, 14 और 190 मार्क्स। तो भैया तीनों में मिला के जिसके भी 180 आ रहे होंगे, सीधी बात कर दूं ना, ये तो 190 बन गए। 60% 300 में से देखना है ना, 300 का 60% तो 180 होता है, ठीक है। तो उस तरह से तो 180 मार्क्स बनाने आपको, अगर तीनों में बन रहे हो तो फॉर्म भर देना, नहीं बन रहे हो तो मत भरना भाई, भर ही नहीं सकते फिर तो। और दूसरी ये कंडीशन है कि अगर आपके पास 12th PCM नहीं है, तो फिर आपके पास ITI होनी चाहिए। अब ITI किसमें?
ये आपको बता रहा है वो ITI इन रेडियो, टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और कंप्यूटर ऑपरेटर, ये सारी डिटेल्स दी हुई हैं। ऐसे ही अगर ये आरओ की थी, अब आरएम की कंडीशन क्या, आरएम की भी सेम है, 12th है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, जी हाँ 60% एग्रीगेट मार्क्स है। एग्रीगेट कहते हैं कि भैया जो ओवरऑल मिलाकर के इन तीनों सब्जेक्ट, ठीक है। और इसमें क्या लगाया हुआ है, ITI, हाँ इसमें तो कोई फर्क नहीं है ऊपर वाली एजुकेशन में दोनों, ITI से फर्क है। ITI रेडियो, टेलीविजन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स से ऊपर कुछ ऐसे यहाँ फर्क आएगा, जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, यहाँ जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, और कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, तो यहाँ मिलेगा ITI में थोड़ा फर्क। ऊपर 12th वाला तो दोनों का सेम है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब आप देखो ये इन्होंने बोला है कि अगर आप आरएम में, देखिए आरएम में कोई डिक्टेशन देने की जरूरत नहीं है, सीधे आप जो है मतलब सीधे आप मेडिकल के लिए क्वालिफाइंग हो जाते हैं। जैसे ही आप एग्जाम देंगे, इस बार तो सेकंड स्टेप एग्जाम है ना, पिछली बार तो फिजिकल होता था, तो आपके पहले फिजिकल, फिर एग्जाम, फिर ये तीसरा स्टेप है। यहां पर क्या है कि जो आरओ के लिए है, आरओ वाले उनको डिक्टेशन देना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड डिक्टेशन साथ में होगा। और यहां आरएम के लिए सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर वो मेडिकल के लिए, तो भाई मेडिकल के टाइम पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो यहां आप देखेंगे कि डिक्टेशन टेस्ट ये क्या होता है, ये इमला होती थी ना, भाई मैं बोल रहा हूं आप लिखो, तो वो जो नौकरी है आरओ में ही करनी पड़ेगी। वो आपको जो रेडियो पे आपको मैसेज मिलेगा, जो आपको फोन पे मैं बोल रहा था, वो आपको मैसेज मिलता है जो आप यहां लटका के चलते हैं अपनी बेल्ट में, वो रेडियो जॉकी सी बोलती रहती है ना, तो वो वाला चलेगा यहाँ। वो उसमें मैसेज आया, आपको लिख करके आगे फॉरवर्ड कर देना होता है, बस इतनी सी बात है। चलो ये आपका काम है, ये वर्क प्रोफाइल करीब करीब ऐसी रहेगी, ठीक है। तो प्रिपरेशन, फाइनल रिजल्ट कैसे बनेगा आप उसको समझ सकते हो। तो भाई देखो जो आरओ वाला पेपर है, क्योंकि इसमें क्या 50 का डिक्टेशन भी है, डिक्टेशन 50 का और 200 का पेपर में 200 में क्या क्या आएगा मैं अभी दिखा रहा हूं आपको, और यहां पेपर 200 का, पेपर दोनों का सेम होगा, वही पेपर है दोनों के लिए, आरओ के लिए भी आरएम के लिए भी। आपको बस चॉइस भरवाई जाएगी फॉर्म में, आरओ पहले पे भरोगे, आरएम पहले पे भरोगे। डिक्टेशन में मत डरना, डिक्टेशन में सब पास हो जाते हैं। तो ये 50 मार्क्स का है, इसमें से जो ज्यादा मार्क्स लाएगा वो 200 में जुड़ जाएंगे और फाइनल मेरिट लग जाएगी, है ना, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नहीं लिखा, तो 250 में से लगती होगी और फाइनल मेरिट ये देते नहीं। और इससे पहले क्योंकि एग्जाम ही होता था तो ये बाद में होते थे, तो इसको जोड़ के नहीं, वो 200 में से ही लगी थी, वो कट ऑफ मैंने आपको दिखाई, ये तो बाद में होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कि भाई एग्जाम में आता क्या क्या है। तो एग्जाम में समझिए 2 घंटे का पेपर होगा और दोनों का सेम पेपर ही होता है, वही पेपर है, दोनों में चॉइस पोस्टिंग मिलती है। फिर मतलब आरओ पहले भरा है तो आरओ मिलेगी, अच्छे मार्क्स आए, आरएम पहले भरा है तो आरएम मिलेगी, ठीक है। वैकेंसी से आप मत घबराना, उसमें ज्यादा वैकेंसी तो मैं उसको ऊपर भरूं, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है। हो सकता है आरएम की पोस्ट अच्छी हो, आप किसी बीएसएफ वाले भाई को पूछो, ठीक है, तो वो और ज्यादा बेहतर बता पाएगा। वैसे कुछ बच्चे हमारे भी जॉब कर रहे हैं पिछली बार, जो हम ही इसकी पूरे यूट्यूब पे तैयारी कराते हैं, शायद ही कोई मिलेगा आपको तैयारी कराता हो, अभी तो मेरी नजर में नहीं आया कोई, ठीक है। तो हम इसकी पूरी आपकी तैयारी की जिम्मेदारी लेंगे और आरडब्ल्यू डिफेंस चैनल पे लेंगे। अभी बैच भी अगर आप पूछोगे तो वो भी बता दूंगा, ठीक है। तो फिजिक्स 40 क्वेश्चन आते हैं, 80 मार्क्स, मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। केमिस्ट्री के भी देखिए सबसे ज्यादा फिजिक्स आती है, क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट फिजिक्स है। फिजिक्स 40, मैथमेटिक्स 20, केमिस्ट्री 20, इंग्लिश एंड जीके 20। तो इंग्लिश जो आती है 10 नंबर की है मात्र, तो इंग्लिश से घबराना नहीं, क्योंकि कट ऑफ आपने देखी 200 में से 92-94 जाती है ना, तो इसलिए वो तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। जीके में क्या, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जनरल साइंस, ये जीके के सब्जेक्ट है, वो आती है जो। तो भाई ये टोटल कुल मिलाकर के 200 मार्क्स का पेपर, 100 क्वेश्चन है, और नेगेटिव मार्किंग 1/8 की, क्योंकि 2 नंबर मिलेंगे और घटेगा कितना 0.25, ये माइनस होगा 0.25, 2 का 1/8 है, 1 नंबर का क्वेश्चन होता है तब 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, समझ में आ गई। तो 1/8 की तो जस्ट एसएससी जीडी की तरह होती है भाई, ये बिल्कुल ही ना के बराबर नेगेटिव मार्किंग है। और इन्होंने जो सिलेबस दिया है, सिलेबस नहीं बताया क्या क्या है, बस बोला है 10+2 या इंटरमीडिएट ऑफ सीबीएसई और स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन। तो आप एनसीईआरटी जो 11-12 की जो बुक्स हैं आप पढ़ते होगे सीबीएसई बोर्ड में, या आप स्टेट बोर्ड में भी एससीईआरटी होती है यूपी बोर्ड वगैरह में, तो भाई वही सिलेबस है पूरा। आप किसी भी स्टेट के बच्चे को भर सकते हो, लेकिन पेपर 2 ही लैंग्वेज में आएगा, हिंदी और इंग्लिश। पेपर आपकी अपनी, जैसे बंगाली का कोई बच्चा भर सकता है फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बंगाली में पेपर नहीं आएगा, पेपर हिंदी या इंग्लिश में ही होगा, ठीक है। चलो तो ये आपको और थोड़ा सा सजा के हमने लिख दिया, बाकी चीजें वही हैं, ठीक है। चलो जो मैंने अभी आपको समझाया है। बाकी फिजिकल क्या, सबसे पहला स्टेप अब ये है फिजिकल, 168 सेंटीमीटर हाइट चाहिए मेल कैंडिडेट्स के लिए और 157 सेंटीमीटर फीमेल के लिए हाइट चाहिए। बाकी कोई गढ़वाल, गोरखा और सिक्किम वाले इलाके से आता है तो उनको 3 सेंटीमीटर की हाइट में छूट भी है, ठीक है। दूसरा, अगर आप देखें 80 सेंटीमीटर का चेस्ट कम से कम होना चाहिए 85 फुलाने के साथ, 80 से 85। लड़कियों की चेस्ट नहीं नपती है। दूसरा, वेट जो आपकी हाइट के करस्पॉन्डिंग होना चाहिए, लड़कियों का वेट भी देखा जाता है मेडिकल के टाइम पे, ठीक है। अब रनिंग क्या है सर, ये तो नापतोल हो गई। रनिंग है 1600 मीटर 6.5 मिनट में मारनी है, लड़कियों को 800 मीटर 4 मिनट में करनी है। अब लॉन्ग जंप क्या है सर, 11 फीट कूदना है, 3 चांसेस में कोई से में कूद जाओ, पहले में कूद गए 2 चांस आपके रिजर्व, पहले में पास, फिर करना भी क्या 2 चांस का, फिर नहीं लगवाते। तीसरे तक आप जा सकते हो, 3 में भी नहीं कर पाए फिर आप फेल हो। और 9 फीट लड़कियों के लिए है, 3 चांसेस के अंदर आप 9 फीट लगा दीजिए। 3.5 फीट 3 चांसेस में हाई जंप लड़कों के लिए और 3 फीट हाई जंप लड़कियों के, ठीक है। तो ये क्लैरिटी बिल्कुल फिजिकल की आपको हो जानी चाहिए कि भैया कैसे कैसे फिजिकल है, क्लियर। तो सबसे पहला स्टेप ये, फिर एग्जाम। सबसे अच्छी बात है वो पहले एग्जाम होता था, तो एग्जाम होता था तो कट ऑफ थोड़ी हाई जाएगी क्योंकि सब बच्चे बैठ रहे हैं,
कोई हाइट में नहीं है, कोई एग्जाम देने नहीं जा, मतलब कोई फिजिकली फिट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन अब पहले फिजिकल के लिए जाना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे तो वहीं एब्सेंट हो जाते हैं, जाते ही नहीं है कि मेरी फिजिकल की तैयारी नहीं है, क्योंकि एकदम से फिजिकल आएगा। अब जो फिजिकल में पास हो गया वही एग्जाम में बैठेगा। सोचिए 1 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, तो 50,000 तो इसमें एब्सेंट हो जाते हैं। 50,000 में से इस पूरे फिजिकल को जो प्रोसेस दे रखा है, पता लगती है वहां 10,000 बच्चे ही कर पाते हैं। तो जो पहले बच्चा 1 लाख एग्जाम में बैठ रहा था, वो 10,000 बैठेगा। कितना फर्क है ना। तो वैसे ही कट ऑफ बहुत डाउन आ जानी है। तो पहले यहां एग्जाम, पहले अब यहां फिजिकल होने जा रहा है। तो अगर आपको अपनी तैयारी पे भरोसा है, आपको अपने फिजिकल पे भरोसा है, तो ही तैयारी करना। आपको नहीं सर मेरा तो अभी फिजिकली फिट नहीं, मत भरो इसका फॉर्म। और जो साइंस साइड करे हुए कई, वैसे तो देखो कंपटीशन सबसे आसान इसमें आपको मिलने वाला है। अब आपकी मर्जी है। अब आपको सर दिल्ली पुलिस, एडब्ल्यू, टीपीओ की करूं या इसकी करूं, भाई बहुत अच्छा चांस है, भर दो इसको, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है बीएसएफ में जाने में। बाकी दिल्ली पुलिस, एडब्ल्यू बिल्कुल आपकी बढ़िया जॉब है, नो डाउट, है ना। पर इसमें भी आप अपनी किस्मत आजमा सकते, ठीक है।